गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में आज आप जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट का 10वां पोर्शन आप देखेंगे, अर्थात 10वां भाग देखेंगे। आशा करते हैं इसके पहले का भाग जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसके पहले का भाग मैंने 9 भाग आप लोगों को बताया है, अर्थात 9 पार्ट का सेट आप लोगों को दिया है। इन 9 पार्ट के सेटों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट भी वीडियो देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस संबंधित आप लोगों को विदाउट प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो है उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बायोलॉजी की देख सकते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा लाइव क्लास में। 5 सेकंड का प्रत्येक प्रश्न पर आप लोगों को समय दिया जाएगा। आप लोग लिखिएगा, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतरास्रावी हार्मोन्स कौन सा है। प्रश्न मैं रिवाइज कर देता हूँ। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो कृपया शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि मोटिवेशन प्राप्त हो पूरे धर्म स्टडी परिवार को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत करवाने का संकल्पित हुआ जाए। आशा करते हैं आप लोगों को जल्द ही और भी ढेर सारी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जीव विज्ञान का प्रोवाइड करवाया जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी पोर्शन आप लोगों को इसी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को मैं रिवाइज कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, TSH, दूसरा FSH, तीसरा है LTH और चौथा है ACTH। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला इसमें ऑप्शन सही होगा। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है, TSH। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मेरुरज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1 13, नंबर 2 31, तीसरा है 33, चौथा है 12। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिनका 31 सही है वो बधाई के पात्र हैं। आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ कम से कम 5 ग्रुपों में अवश्य शेयर कीजिए। आपका यही थैंक यू होगा परिवार के प्रति। मेरे राज्य में कुल कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, कितनी जोड़ी, तो 31। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। नंबर 1 मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है इओसिनोफिल, चौथा है न्यूट्रोफिल। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट के माध्यम से एंटीबॉडी निर्मित होती है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक तंत्र में किसी रासायनिक क्रिया की किन किरणों का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणु, दूसरा DNA, तीसरा एंजाइम, चौथा इंसुलिन। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एंजाइम। जैविक तंत्र में किसी रासायनिक क्रिया का किन कारणों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 इसमें जीवाणु, दूसरा DNA, तीसरा एंजाइम, चौथा इंसुलिन। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एंजाइम। एंजाइम बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पुरुषों का जीन्स संघटक होता है। नंबर 1 XX, दूसरा है XY, तीसरा है X, चौथा है Y। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा XY। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अम्ल वर्षा का कारण है। नंबर 1 SO2 और NO2, दूसरा है पेट्रोल का दहन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दहन होगा, पेट्रोल का दहन, तीसरा है कोयला जलाना, चौथा लकड़ी का दहन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
अम्ल वर्षा का कारण क्या है? आप लोग बताइए, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ये अम्ल वर्षा के मूल कारण हैं। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? इसमें से आप बताइएगा। नंबर 1 अरहर, दूसरा मटर, तीसरा चना और चौथा है करेज। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा करेज। करेज इसमें पेट्रोपादप भी है फलीदार पौधों में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? काफ़ी सरल प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी, आप लोग बताइएगा। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पौधों से संबंधित है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड। आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1 जड़, दूसरा है फल, तीसरा है पुष्प, चौथा है तना। आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? नंबर 1 तना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? नंबर 1 ग्लाइसिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा है हिस्टामिन, चौथा है इंसुलिन। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इंसुलिन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? नंबर 1 डायलिसिस, दूसरा है हिलोलिसिस, तीसरा है मैकेनिकल ऊर्जा, चौथा है पैरालिसिस। क्वेश्चन नंबर 11, तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, डायलिसिस प्रक्रिया की जा रही है फला व्यक्ति की, तो वही रक्त की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है डायलिसिस प्रक्रिया। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? नंबर 1 गर्भाशय में, दूसरा अंडवाहिनी में, तीसरा अंड ग्रंथ में, चौथा यौन मार्ग में। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, निषेचन क्रिया किसमें होती है? अंडवाहिनी में, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है नंबर 1 रात में, दूसरा है दिन में और रात में, दोनों में। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, दिन और रात में और केवल दिन में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण इसमें बता रहे हैं, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, केवल दिन में। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1 यकृत, दूसरा तिल्ली और तीसरा पित्ताशय की थैली, चौथा है अग्नाशय। तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकृत, जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया जा रहा है, समय ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। इसका मूल कारण है कि जिससे आप लोगों का समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का भविष्य की दिशा में अच्छा निर्माण हो सके। आयोडीन नमक का सेवन निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? काफ़ी सरल प्रश्न है, कुछ प्रश्न सरलतम की ओर हैं। आने वाले समय में आपको सरलतम से कठिन की ओर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। नंबर 1 घेंघा, दूसरा मूत्रलता और तीसरा है स्कर्वी, चौथा मधुमेह। तो आयोडीन की कमी से आयोडीन नमक का सेवन इसमें से घेंघा रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सरल प्रश्न है, इस प्रश्न को अलग से रख दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। नंबर 1 अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, दूसरा है बिलों में रहने के प्रति अनुकूल में, तीसरा प्राकृतिक चयन से, चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत से। ध्यान दीजिएगा,
तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? नंबर 1 ट्रिप्सिन, दूसरा है गैस्ट्रिन, तीसरा है टाइलिन, चौथा है पेप्सिन। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, आप लोग उत्तर बताते रहिए। तो मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या है? पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी सब क्या है? ये सब क्या है? पाचक एंजाइम है। ये सब पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। नेक्स्ट, फसल लॉगिंग विधि है। नंबर 1 भूमि उर्वरता मूल्यांकन की, दूसरा है फसलों उत्पादक के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, तीसरा है फसलों के नुकसान को जानने की, चौथा उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण की। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। फसलों उत्पादक के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण फसल लॉगिंग विधि है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? नंबर 1 डिप्थीरिया, दूसरा मलेरिया, चौथा है यहाँ पर, तीसरा है हैजा, चौथा है हेपेटाइटिस। आपका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? हेपेटाइटिस। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन सा कोलाइडी नहीं है? नंबर 1 दूध, दूसरा खून, तीसरा आइसक्रीम, चौथा शहद। कोलाइडी नहीं, ध्यान दीजिएगा, दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोलाइडी और नॉन कोलाइडी। तो कोलाइडी नहीं है इसमें आपका आइसक्रीम। बाकी सब क्या है? कोलाइड हैं। दूध भी है, खून भी है, शहद भी है, ये सब क्या है? कोलाइडी हैं। और नहीं का ऑप्शन के हिसाब से आपका आइसक्रीम सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? नंबर 1 हृदय, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है कान, चौथा है यकृत। तो EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है क्या है? यकृत है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। DNA फिंगरप्रिंट केंद्र स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। नंबर 1 नई दिल्ली में, दूसरा बंगलौर में, तीसरा पुणे में, चौथा हैदराबाद में। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर DNA फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है कहाँ? आपका हैदराबाद में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहाँ से पता लगाया जाता है। निम्न में से नेक्स्ट प्रश्न कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? नंबर 1 मधुमक्खी, दूसरा बर, तीसरा तितली, चौथा पतंगा। बारूदी सुरंग को पता लगाने में मदद मिलती है। कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, काफ़ी व्यवहारिक प्रश्न है। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी बारूदी सुरंगों का पता लगाने में भी उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट, नेत्रदान के प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? नंबर 1 आइरिस, दूसरा लेंस, तीसरा कार्निया, चौथा रेटिना। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कार्निया। नेत्रदान के प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? आपका तीसरा ऑप्शन होगा कार्निया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? नंबर 1 प्लेग, दूसरा पीत ज्वर, तीसरा मलेरिया, चौथा डेंगू। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। प्रश्न का उत्तर आप लोग देते रहिए। जितने लोग लाइव हैं वो कम से कम 5 ग्रुपों में अवश्य भेजें। मुझे अच्छा लगेगा, परिवार को भी मोटिवेशन प्राप्त होगा। तभी आप लोगों के लिए वर्क किया जाएगा जब आप लोग विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों को भी यह वीडियो का लिंक जो है आप लोग शेयर करेंगे। अपने फेसबुक पे लगाइए, अपने ट्विटर पे लगाइए, टेलीग्राम पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए। आप लोग शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होगी उतने मैं आकांक्षित होऊंगा कि मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए।
आप लोग बीच में ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं बहुत कम क्वेश्चन बनाने लगा था। उसका मूल कारण था आप लोग स्वयं वीडियो को शेयर नहीं करते थे, इसीलिए वीडियो कम बनाया जाता था। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों के द्वारा जो है मैसेज प्राप्त होने लगे, जिसके माध्यम से मुझे पुनः ऐसा करने पर विवश होना पड़ा। यह आप लोगों के प्रति मेरी कहीं ना कहीं एक श्रद्धा भी है कि मैं पॉलिटेक्निक के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देने का प्रयास करूं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा वृक्क ऑप्शन है, चौथा है यकृत। आपको इसी में से ढूंढकर बताना है। तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यकृत। यकृत प्रभावित होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? नंबर 1 परम मस्तिष्क में, दूसरा अनुमस्तिष्क में, तीसरा है कशेरुकी रज्जु में, चौथा तंत्रिका कोशिका में। तो ध्यान दीजिएगा, कशेरुकी रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुकी रज्जु में। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? नंबर 1 निवेशक पटल, दूसरा कर्णपाल की कर्णाभ मांसपेशियाँ, तीसरा है सामने वाले चपटे दांत कृंतक, चौथा है कृमि रूप परिशिष्का। कौन अवशेषी अंग नहीं है? इसमें से आपको चुनना है, बाकी सब अवशेषी अंग हैं इसमें से, उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। सामने वाले चपटे दांत कृंतक ये क्या है? अवशेषी अंग नहीं है। आपका ऑप्शन के हिसाब सही होगा ये। बाकी सब क्या है? अवशेषी अंग हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आंतों के रोग के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 एक्स किरणों का, दूसरा अल्फा किरणों का, तीसरा है बीटा किरणों का, चौथा गामा किरणों का। आप आंतों के रोग के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एक्स किरणों का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है? नंबर 1 आरएनए, दूसरा इन्वर्टेज, दूसरा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन, चौथा एस्कॉर्बिक एसिड। तो कौन सा हार्मोन्स है? आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा आरएनए हार्मोन्स है, बाकी सब हार्मोन नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। नंबर 1 कवक एवं जीवाणु से, दूसरा कवक एवं शैवाल से, तीसरा है कवक एवं ब्रायोफाइटा से, चौथा है शैवाल एवं जीवाणु से। तो लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। ध्यान दीजिएगा, कवक एवं शैवाल से। नेक्स्ट विकास का कारण है। नंबर 1 फॉसिल पदार्थ, दूसरा जीने के लिए संघर्ष, तीसरा है पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन, चौथा है वंशानुगत। तो विकास का कारण है पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। आपका ऑप्शन यही सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका सही हो बधाई के पात्र हैं। आप लोग शेयर कीजिए, मैं सभी को देख रहा हूँ, सभी का देख रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों का तैयारी है, प्रिपरेशन है, मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की वर्णांधता से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि वह अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, दूसरा वह अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, तीसरा उनमें केवल एक यक्ष गुणसूत्र होता है, चौथा है उनमें साधारणतया कम चर्बी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ सही होगा है। उनमें केवल एक्स गुणसूत्र होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की वर्णांधता से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उनमें यक्ष गुणसूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, केवल एक यक्ष गुणसूत्र होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की वर्णांधता से पीड़ित होने की संभावना अधिक होने का मूल कारण है कि उनमें केवल अर्थात पुरुषों में केवल एक यक्ष गुणसूत्र होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये व्यवहारिकता के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी इसको जान लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, हरे पौधों एवं पेड़ों पर भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रोलियम, दूसरा है मेटाबॉलिक सिंथेसिस,
तीसरा है श्वसन, चौथा है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हरे पौधों एवं पेड़ों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? नंबर 1 ग्लाइसिन, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है हिस्टेमिन, चौथा है इंसुलिन। तो सरल प्रश्न है, मधुमेह होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। चौथा ऑप्शन आपका सही है, काफ़ी सरल है। आशा करते हैं सभी का सही होगा। नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म का स्वस्थ रखने में आवश्यक होता है। नंबर 1 विटामिन ए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी। तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म स्वस्थ रखने में आवश्यक होता है, विटामिन सी। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में आंवला और नींबू एक प्रमुख स्रोत है। ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्न नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? नंबर 1 वनस्पति तेल, दूसरा मोबिल तेल, तीसरा केरोसिन तेल, चौथा कटिंग तेल। ध्यान दीजिएगा, सरल प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है आपका वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क, नंबर 1 है डलवर्जिया, दूसरा ऑप्शन है सीडरस, तीसरा ऑप्शन है क्वेकस, चौथा ऑप्शन है आर्जीमोन। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कार्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेकस से प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। यह निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन, दूसरा प्रकाश का, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का विसर्जन, तीसरा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, चौथा है प्रकाश के अपवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। यह निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप के माध्यम से पेटों की समस्याओं का के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? नंबर 1 माइक्रोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा सुक्रोज, चौथा कैरोटीन। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा लैक्टोज। कि निम्न में लिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज। नेक्स्ट, ऑक्टोपस है एक, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1 संधिपाद डेंट, दूसरा है शूल चर्मी, तीसरा है हेमिकांडेंट, चौथा है मृदु कवची। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑक्टोपस एक है, क्या है? मृदु कवची है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा ऑप्शन है अमाशय में, तीसरा ऑप्शन तिल्ली में, चौथा ऑप्शन उदर में। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? यकृत में। सरल प्रश्न है। नेक्स्ट, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी सरल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है। कुछ प्रश्न इसमें सरल प्रश्न भी आप लोगों को सेट में रखे जाते हैं, जिससे आप लोगों का कहीं न कहीं एक आकलन आसानी से किया जा सके कि आप लोगों ने क्या अब तक पढ़ा है। इसका आकलन भी हो सकता है। आप लोग वीडियो को देखने के बाद अपना विचार अवश्य दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आप लोग का कितना आंसर सही हुआ ये भी बताने का कष्ट कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते तो मुझे मोटिवेशन प्राप्त होगा, परिवार की टीम को मोटिवेशन प्राप्त होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतर दिया जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं। आप विचार बताते हैं अपना, साथ ही साथ शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखी जाएगी, उतने ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के संदर्भ में। बायोलॉजी का हुआ, फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, सभी पोर्शनों में हम लोग उसी तरीके से मेहनत करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा,
पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके। दूसरा, उसके तनों में वलयों की संख्या की गणना करके। तीसरा, पेड़ की शाखाओं की गणना करके। चौथा है उसकी ऊंचाई का मापन करके। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा है। उसके तनों में वलयों की संख्या की गणना करके पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। गोलाक्रिम निमेटोड से होने वाला, जिसे निमेटोड भी कहते हैं, गोलाक्रिम से होने वाला रोग है, इसमें से कौन सा रोग है? नंबर 1 फाइलेरिया, दूसरा फ्लोरोसिस, तीसरा है इंसिफेलाइटिस, चौथा है कुष्ठ। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा फाइलेरिया। गोलाक्रिम निमेटेड से, जिसे कहते हैं, से होने वाला रोग है फाइलेरिया। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट हारी पादप है? नंबर 1 पैशन फ्लावर, दूसरा घटपर्णी, तीसरा रात की रानी नाइट क्वीन और चौथा फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा निम्न में से कौन सा एक कीट हारी पादप है? घटपर्णी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फल से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नंबर 1 जामुन, दूसरा करौंदा, तीसरा लौकाट और चौथा है अमरूद। तो जानते हैं आप लोग, जो लोहा उसी में ज़्यादा पाया जाएगा जो रखने मात्र से क्या हो जाता है? लाल पड़ जाता, गाढ़ा लाल हो जाता है। जैसे अमरूद है, आपने अमरूद को काटा, रख दिया तो क्या होता है? वो देखो हल्का लाल टाइप में ब्लैक हो जाता है, लाल हो पड़ जाता है। तो वो लाल होने की जो प्रक्रिया है वही लोहे का एक पहचानने का साधारणतया एक माध्यम है। जैसे सेब को काट दिया, सेब काटने के बाद आप देखो उसमें लाल लाल का वो कलर हो जाता है, गाढ़ा। तो वही उसका मूल कारण क्या है कि उसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसी तरीके से जामुन भी है। तो आपका ऑप्शन में इसमें जामुन है, तो जामुन में अमरूद से भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपका जामुन होगा, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से किस एक लिए किसकात्र एकमात्र कारण नहीं है? नंबर 1 स्याही का सूखना, दूसरा भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, तीसरा है आपका, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ऑप्शन आपका है यहाँ पर सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा ऑप्शन पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिएगा कि इसका तो एकमात्र कारण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना निम्नलिखित में से किस एक लिए के इसका एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित किस फसल में नीली हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है? नंबर 1 गेहूँ, दूसरा चना, तीसरा ऑप्शन धान, चौथा ऑप्शन है सरसों। तो ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर 49 प्रश्न की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस फसल में नीली हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है? नंबर 1 गेहूँ, दूसरा चना, तीसरा धान, चौथा सरसों। आप लोग उत्तर बताने का कष्ट कीजिएगा। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा धान। किस फसल में नीली हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा धान। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन्स हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन्स हैं, इसमें से कौन सा? थायरॉक्सिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन है एड्रेनल, चौथा है टेस्टोस्टेरोन। आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। यह आज का एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र है। टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। आयोडीन युक्त हार्मोन से थायरॉक्सिन। इसी तरीके का नेक्स्ट का आप एपिसोड देखने के लिए आप लोग अपना विचार अवश्य दीजिएगा। आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ अपने
मनोयोग से सत्य रूप से आप लोग ज़रूर स्पष्ट करके बिना छुपाए कृपया कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर ऐसा करें कि आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में मेरा इतना सर सही हुआ। मैं पूरी तन्मयता के साथ आप लोगों का और भी कम गलत होने के चांसेस के तौर पर मैं मेहनत करूंगा और पूरी टीम मेहनत करेगी और भी अच्छे कलेक्शन के रूप में क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने के लिए। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट का एपिसोड कल ज़रूर मिलेगा, डेली एपिसोड चलेगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए कम से कम 5 ग्रुपों में और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सब पे आप लोग शेयर कीजिए। यही आपका धर्म हिस्ट्री परिवार के प्रति थैंक यू होगा। आप भी परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन के तौर पर यह कह रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे और अपना विचार भी अंत में अवश्य देंगे देखने के बाद। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सभी सोशल साइटें दी गई हैं, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक उसमें जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग अवश्य ऐसा करेंगे। हम इन्हीं सब उम्मीदों के तहत आप लोगों से नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।